सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 11 अक्टूबर, और आज हम सभी 11 अक्टूबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ ही उससे पहले मैं आपको 10 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि भाई रासायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है 2024, इसकी घोषणा कर दी गई है। और इस बार जो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार है ये 3 वैज्ञानिकों को दिया जाएगा, जिसमें से पहले वैज्ञानिक का नाम है डेविड बेकर, दूसरे वैज्ञानिक का क्या नाम है तो डेमिस हसाबिस, और तीसरे वैज्ञानिक का नाम है जॉन जम्पर। इसके बाद मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन पढ़ाया था कि जो विश्व डाक दिवस है यानी कि वर्ल्ड पोस्ट डे, ये पृथ्वी वर्ष कब मनाया जाता है तो हर साल 9 अक्टूबर को। अभी जो WHO है इसने दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र का जो 77वां सत्र है ये कहाँ पर आयोजित किया है तो ये कैसा तो भारत के नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में जो कैस सैयद है ये भी किस देश के राष्ट्रपति बने थे तो ये बने सते ट्यूनीशिया देश के। अभी भारत जो है ये मालदीव को कितनी राशि की मुद्रा विनिमय जो सुविधा है ये प्रदान करने पर सहमत हुआ है। तो अभी साथ जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज़, ये भी भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे। और भारत जो है ये अभी 400 मिलियन की मुद्रा विनिमय जो सुविधा है ये प्रदान करने पर सहमत हो गया है। चौथी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, जो कि जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 थी। इसमें भारत ने जो है ये कुल कितने मेडल जीते थे तो 24 पदक। अभी नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए जो संकल्प पहल है इसकी शुरुआत किसने की थी तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने। हरियाणा भी विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे आए थे, इसमें भी किस पार्टी को बहुमत मिला है तो बीजेपी पार्टी को। और एक क्वेश्चन साथियों याद रखिएगा जो कि खुद में एक न्यूज है कि अभी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, इन्होंने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। 9वां क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि जो संजीव कुमार सिंगला है इनको भी किस देश में भारत का राजदूत बनाया गया तो फ्रांस के अंदर। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किशोर कुमार जो सम्मान है 2023 ये किसे प्रदान किया गया है तो राजकुमार हिरानी को। आई होप साथियों आपको 10 अक्टूबर के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर होंगे। अब हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो आज का साथियों आपका जो पहला क्वेश्चन है ये नोबेल पुरस्कार से संबंधित ही है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भी साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार है 2024 ये किसे मिला है। तो इस बार साथियों ये एक लेखिका को मिला है जिनका नाम है हान कांग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो साथियों हान कांग है ये दक्षिण कोरियाई लेखक है और इनको भी साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 मिला है। इसकी जो घोषणा है ये रॉयल स्वीडिश ऑफ एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा की गई है। और मैं आपको बता चुका हूं कि इस बार ये जो पुरस्कार है एक ही लेखक को मिला है जो कि दक्षिण कोरियाई लेखिका है, नाम है जिनका हान कांग। यदि आप लोगों से पूछे कि जो हान कांग है इनको ये पुरस्कार मिला क्या तो उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया है जो कि पुराने सतमों का सामना करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। अब बात करते साथ हम लोग नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो नोबेल पुरस्कार के बारे में लगातार 3 दिनों से मैं आपको पढ़ाते हुए जा रहा हूँ। जैसे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी तो 1901 के अंदर। इसमें इनामी राशि कितनी दी जाती है तो 10 लाख अमेरिकी डॉलर की, और हर साल ये 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। यदि आप लोगों से पूछे साथियों कि साहित्य का जो पहला नोबेल पुरस्कार है ये किसे मिला था तो ये 1901 में मिला था फ्रांस के सुली प्रुदोम को। और लेकिन अगर आप लोगों से पूछे कि पहले भारतीय कौन थे जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, जिनको 1913 के अंदर साहित्य का पुरस्कार दिया गया था। और इससे पहले वाला साथ 2030 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है ये किसे मिला है तो जॉन फोसिस को, जो कि नॉर्वेजियन लेखक है। अब एक बार साथ हम लोग बाकी के नोबेल पुरस्कार को और रिवाइज कर लेते हैं।
जैसे कि साथियों सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी जो मेडिसिन और फिजियोलॉजी का पुरस्कार है इस बार दो वैज्ञानिकों को मिला है। एक का नाम है विक्टर एम्ब्रोस और दूसरे वैज्ञानिक का क्या नाम है तो गैरी रुपकिन। इसके बाद मैंने आपको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार पढ़ाया था जो कि इस बार दो वैज्ञानिकों को मिला है। एक का नाम है जॉन हॉपफील्ड और दूसरे वैज्ञानिक का नाम क्या है तो जेफरी हिंटन। और केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मैंने आपको आज भी रिवाइज कराया जो कि इस बार तीन वैज्ञानिकों को मिला है। एक का नाम है डेविड बेकर, दूसरे वैज्ञानिक का क्या नाम है तो डेमिस हसाविस और तीसरे वैज्ञानिक का क्या नाम है तो जॉन जम्पर। अब आज के साथ ही दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज के साथ आपको जो दूसरा प्रश्न है ये दिवस से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो यह दिवस साथियों प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। आंसर याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथियों हर साल 10 अक्टूबर को क्या है कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। और ये जो दिवस है ये मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मानसिक रोगों के उपचार पर विभिन्न विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यदि आप लोगों से पूछे कि वर्ल्ड जो मेंटल हेल्थ डे है ये पहली बार कब मनाया गया था तो विश्व 10 अक्टूबर 1992 को। और हर साल किसी न किसी विषय के साथ मनाया जाता है। तो 2024 के लिए इसकी थीम क्या है तो कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य। ये 2024 के लिए वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की थीम है। अब एक बार साथ ही मैं आपको बाकी की डेट्स रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि 9 अक्टूबर को मैंने आज भी रिवाइज कराया आपको कि जो वर्ल्ड पोस्ट डे है यानी कि विश्व डाक दिवस ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो भारतीय वायुसेना दिवस है ये हर साल कब मनाया जाता है तो 8 अक्टूबर को। और इस बार साथ ही जो भारतीय वायुसेना दिवस है इसकी 92वीं जो स्थापना दिवस है ये कहाँ पर मनाया गया है तो तमिलनाडु के चेन्नई के अंदर। उससे पहले मैंने आपको 7 अक्टूबर को पढ़ाया था कि जो वर्ल्ड कॉटन डे है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है तो 7 अक्टूबर को। अब आज के साथ ही तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज के साथ ही आपको जो तीसरा क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है यानी कि WHO इसने भी भारत को किस रोग से मुक्त घोषित कर दिया है। तो ये कर दिया तो ट्रैकोमा रोग से। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथियों अभी भारत जो है ये दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में ये उपलब्धि हासिल करने वाला तीसरा देश बन गया है। हालांकि इससे पहले दक्षिण पूर्वी एशिया में नेपाल और जो म्यांमार है ये इस उपलब्धि को हासिल कर चुके हैं यानी कि ट्रैकोमा मुक्त हो चुके हैं। ट्रैकोमा के बारे में बात करें तो ये आंख में होने वाला साथियों एक संक्रमण रोग है और ये दुनिया भर में क्या है कि अंधेपन का एक प्रमुख कारण है। यदि आप लोगों से पूछे कि जो ट्रैकोमा है ये किसके कारण होता है तो याद रखेंगे बैक्टीरियम क्लेमीडिया ट्रैकोमाटिस के कारण। और बाद में इस रोग से निपटने के लिए 1963 में क्या है कि राष्ट्रीय ट्रैकोमा नियंत्रण कार्यक्रम की भी शुरुआत की थी। अब पहले हम लोग बात करते थे WHO के बारे में। तो जैसे कि साथियों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना कब हुई थी तो 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय कहाँ है तो जिनेवा के स्विट्जरलैंड के अंदर। इसके महानिदेशक कौन है वर्तमान में तो डॉक्टर टेड्रोस अदाम गैब्रियस। अब बात करते साथियों यहाँ से हम लोग 3 करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के बारे में। और इस तीनों के तीनों साथियों जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि साथियों यदि आप लोगों से पूछे और अभी मैंने आपको याद भी कराया था रिसेंटली कि हाल ही में जो जॉर्डन देश है ये कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला पहला देश भी बन गया है। रेबीज मुक्त होने वाला बात का यदि आप लोगों से पहला राज्य पूछे ये कौन सा बना था तो गोवा। और अभी साथियों 2024 के अंदर ही जो कैप वर्ल्ड है और अल सल्वाडोर ये मलेरिया मुक्त देश घोषित भी हुए। अब आज का चौथा क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों आप लोगों से चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी स्पेन के जो राफेल नडाल है इन्होंने अभी संन्यास का ऐलान कर दिया है। आपको ये बताना है कि इनका जो संबंध है ये किस खेल से है। तो ये साथी फेमस टेनिस खिलाड़ी है राफेल नडाल और इन्हें लाल मिट्टी का बादशाह भी कहा जाता है।
क्योंकि इन्होंने साथ 14 बार जो है ये फ्रेंच ओपन का टाइटल अपने नाम किया है। अब बात करते साथ हम लोग राफेल नडाल के बारे में। तो ये 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं और मशहूर टेनिस खिलाड़ी है। और इन्होंने क्या है कि भी संन्यास का ऐलान कर दिया है। नडाल ने अपने करियर के दौरान क्या है कि 22 बार ग्रैंड स्लैम के खिताब जीते हैं, जिसमें से साथ ही 2009 में और 2022 में तो जीता था इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब। इससे पहले इन्होंने 2010 में, 2013 में और 2017 और साथ में 2019 के अंदर यूएस ओपन का खिताब जीता था। जबकि विंबलडन ओपन का खिताब इन्होंने 2008 और 2010 के अंदर जीता है। और इन्होंने साथ ही फ्रेंच ओपन का जो खिताब है ये लगभग 14 बार जीता है, यानी कि टोटल बार इन्होंने 22 बार ग्रैंड स्लैम के खिताब जीते हैं। अब एक बार मैं आपको हाल फिलहाल के अंदर संन्यास लिए गए खिलाड़ियों के नाम को रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि साथ ही मैंने आपको सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट नाम पढ़ाया था सुनील छेत्री का। इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। रोहन बोपन्ना का नाम मैंने आपको पढ़ाया था, ये महान टेनिस खिलाड़ी है, इन्होंने भी संन्यास का ऐलान कर दिया है। अश्विनी पोनप्पा की बात करें तो ये दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी है, इन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। विनेश फोगाट की बात करें तो इनका संबंध कुश्ती से, इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। पीआर सीरीजेस ये भारतीय हॉकी टीम के महान गोलकीपर है, इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। शिखर धवन की बात करें तो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। और अभी मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाया सितंबर के महीने के अंदर ही कि जो ड्वेन ब्रावो है ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर है और इन्होंने भी अभी संन्यास का ऐलान कर दिया है। अब आज के 5वें क्वेश्चन की ओर थे। आज का साथ के लोगों से 5वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन पूरे करने वाले दुनिया के जो पहले बल्लेबाज हैं ये अभी कौन बने हैं। ये बन चुके साथी जो रूट। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथियों इंग्लैंड के जो बल्लेबाज हैं जो रूट, ये भी टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। और जो रूट की बात करें तो ये अब इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टेस्ट बल्लेबाज भी बन गए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में पूछे तो इसका जो साथियों फाइनल मैच है ये 2025 में इंग्लैंड के लॉर्ड्स स्टेडियम में 11 से लेकर 15 जून तक खेला जाएगा। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बात करें तो साथ ही मैंने अभी आपको रविंद्र जडेजा का नाम पढ़ाया था अक्टूबर महीने के अंदर ही। थोड़ा आप लोग रिकॉल करने का प्रयास कीजिए। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो रविंद्र जडेजा है ये भी टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर बने थे। अब आज का 6वां क्वेश्चन देखिए। आज का साथ हम लोगों से 6वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई जो आसियान भारत समिट है इसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी जो है ये किस देश की यात्रा पर है। तो ये यात्रा पर साथियों लाओस देश की। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जी क्या है कि 10 और 11 अक्टूबर को लाओस की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। और इस दौरान ये पहले तो 21वें जो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रीय संघ है यानी कि आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। और इसके अलावा ये 19वें जो पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन है इसमें भी शामिल होंगे। बात करते साथियों पहले हम लोग आसियान के बारे में, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी तो 8 अक्टूबर 1967 को। और वर्तमान में साथ इसमें सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो वर्तमान में इसमें 11 सदस्य देश है। सबसे पहले इसके संस्थापक सदस्य देश के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके जो संस्थापक सदस्य देश थे ये 6 थे। 6 कौन कौन से थे तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और ब्रुनेई। और बाद में साथ इसमें क्या है कि 4 और सदस्य देश शामिल हुए थे, जिससे इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई थी 10। लेकिन अभी इसमें रिसेंटली एक और नया सदस्य देश शामिल हुआ है, जिसके बाद इसमें सदस्य देशों की जो संख्या है ये 11 हो गई है। 4 और कौन कौन से थे तो वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। और अभी साथ जो रिसेंटली 11वां जो सदस्य देश है इसका तिमोर लेस्ते बना है। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन के बारे में। तो इसकी स्थापना 2005 में हुई थी आसियान के नेतृत्व वाली पहल के रूप में। और इसमें साथ ही सदस्य देशों की बात करें
तो इसमें वर्तमान में 18 सदस्य हैं। इसमें से साथियों आसियान के तो जो है ये 10 सदस्य देश शामिल है। इसके अलावा इसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरियाई गणराज्य, रूस और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है ये शामिल है। अब आज का साथियों 7वां क्वेश्चन देखिए, लेकिन साथियों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो बात के जो महान उद्योगपति हैं रतन टाटा जी, इनका भी 9 अक्टूबर को क्या है कि निधन हो गया है। और इन्हीं से साथ ही संबंधित क्वेश्चन क्या है कि आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसी से संबंधित आप लोगों से पहला क्वेश्चन है कि अभी जो टाटा सन्स के चेयरमैन है रतन टाटा जी, इनका भी 86 साल की उम्र में क्या है कि निधन हो गया है। आपको ये बताना है कि इन्हें किस वर्ष में जो पद्म विभूषण पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया था। तो इनको साथ ही वर्ष 2008 के अंदर क्या है कि भारत का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण, इससे सम्मानित किया गया था। बात करते साथ रतन टाटा जी के बारे में, तो ये दिग्गज उद्योगपति है और टाटा सन्स के क्या है कि पूर्व चेयरमैन भी रहे और इनका भी 9 अक्टूबर को निधन हुआ है। हालांकि साथियों रतन टाटा जी ने जो है ये 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में रिटायर हुए थे ये। अब मैं आपको रतन टाटा जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। जैसे कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1937 को मुंबई के अंदर। निधन कब हुआ है, तो 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई के अंदर ही। इनके पिता का नाम क्या था, तो नवल टाटा जी, जबकि इनकी माता का नाम क्या था, तो सुनी टाटा जी। अब बात करते साथ हम लोग रतन टाटा जी को दिए गए कुछ भारतीय पुरस्कार के बारे में। तो जैसे कि साथ पद्म भूषण पुरस्कार पूछे तो इनको सन 2000 के अंदर दिया गया था। महाराष्ट्र विभूषण पुरस्कार की बात करें तो इनको 2006 के अंदर मिला था। पद्म विभूषण पुरस्कार की बात करें तो इनको 2008 के अंदर दिया गया था। असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको 2021 के अंदर। और महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार यह भी रिसेंटली दिया है इनको 2023 के अंदर। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि रतन टाटा जी के नेतृत्व में किन किन ऐतिहासिक चीजों का अधिग्रहण किया गया था। तो सबसे पहले साथ जो टेटली नामक ब्रिटिश चाय कंपनी है, इसका अधिग्रहण किया गया था 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अंदर सन 2000 के अंदर। इसके बाद कोरस नामक जो यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी है, इसका 2007 के अंदर टाटा स्टील ने 6.2 बिलियन पाउंड में अधिग्रहण किया था। और इसके बाद इन्होंने 2008 के अंदर जो प्रतिष्ठित ब्रिटिश कार निर्माता कंपनी है जिसका नाम है जैगुआर और लैंड रोवर, इसका भी अधिग्रहण किया था टाटा मोटर ने 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अंदर। अब आज का साथियों 8वां क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों आप लोगों से 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी पंजाब के जो 43वें मुख्य सचिव है, इसके रूप में भी किसने कार्यभार संभाला है। नामजद उनको केपी सिन्हा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दरअसल जो केपी सिन्हा है, इन्होंने भी पंजाब राज्य के 43वें मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। और ये पंजाब कैडर के क्या है 1992 बैच के IAS अधिकारी हैं। अब ये साथी मुख्य सचिव से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हाल फिलहाल में आपको जितने भी नए मुख्य सचिव पढ़ाए वो मैं आपको सारे के सारे रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि साथ मैंने आपको टीवी सोमनाथन का नाम पढ़ाया था, इनको भी कैबिनेट सचिव बनाया गया था। विक्रम मिश्री की बात करें तो ये विदेश सचिव बने थे। श्री संदीप पौंडरिक की बात करें तो इनको इस्पात मंत्रालय का सचिव बनाया गया था। गोविंद मोहन की बात करें तो ये वर्तमान में गृह सचिव बने थे। तुहीर कांत पांडे की बात करें तो ये वित्त सचिव बने थे। दीप्ति गौर मुखर्जी की बात करें तो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव बनी थी। धर्मेंद्र कुमार अभी दिल्ली के नए मुख्य सचिव बने थे। अमृतलाल मीणा की बात करें तो ये बिहार के नए मुख्य सचिव बने थे। और शारदा जो मुरलीधरन है, इनको भी केरल का मुख्य सचिव बनाया गया था। अब आज के 9वें क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। और आज के साथ आपको जो 9वां क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस पे भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी दुनिया की सबसे ऊंची जो इमेजिंग चेरिन कोव वेधशाला है, इसका उद्घाटन अभी कहां पर हुआ है। तो इसका साथ जो उद्घाटन है ये लद्दाख के अंदर हुआ है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
अब इस प्रश्न के बारे में थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए साथियों, अभी लद्दाख के हानले में क्या है कि एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची जो इमेजिंग चेरेनकोव बेस तालाब है, इसका उद्घाटन हुआ है। और मेजर एटमोस्फियर जो चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट है वेधशाला है, जो कि बाद के लद्दाख के हानले जो डार्क स्काई रिजर्व है यहीं पर स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 4,300 मीटर की ऊंचाई पर है। और ये अप्रत्यक्ष रूप से क्या है कि जो वायुमंडल में मौजूद गामा किरण है इनका साथ पता लगाती है। यदि आप लोगों से पूछे कि ये जो टेलीस्कोप है जिसे नाम क्या दिया है तो इमेजिंग चेरेनकोव वेधशाला, इसका जो निर्माण है ये किसने किया है तो बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने। अब बात करते साथियों हम लोग बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र के बारे में। तो इसकी स्थापना साथियों कई बार पूछी है, याद रखेंगे 1954 के अंदर हुई थी। मुख्यालय का इसका तो महाराष्ट्र के ट्राम्ब के अंदर। संस्थापक कौन थे इसके, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है तो विवेक भसीन। और पहले से साथियों किस नाम से जाना जाता था तो परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठित के नाम से जाना जाता था इसे। ये आज का साथियों आपका आखिरी क्वेश्चन है जो कि आपका अपॉइंटमेंट से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई भारतीय जो रेल वित्त निगम है यानी कि IRFC, इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का जो पदभार है यह भी किसने संभाला है। ये संभाला साथियों मनोज कुमार दुबे ने। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ये जो साथियों आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये मनोज कुमार दुबे, जिन्होंने भी भारतीय रेल वित्त निगम के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार संभाला है। और साथ ही साथ इन्होंने CEO का भी पदभार संभाला है। मनोज कुमार दुबे की बात करें तो वर्ष 1993 के भारतीय रेलवे लेखा सेवा के अधिकारी हैं। अब बात करते रहते हम लोग IRFC के बारे में यानी कि भारतीय रेल वित्त निगम के बारे में। तो इसे वर्ष 1986 में स्थापित किया गया था। और इसका काम क्या है तो भारतीय रेलवे के जो अतिरिक्त बजटीय संसाधन है इनकी जरूरत को पूरा करने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजार से क्या है कि ये धन जुटाती है। इसी के साथ साथ ही मैं आपको रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का भी नाम बता देता हूँ, क्योंकि ये भी अभी रिसेंटली नए बने हैं। नाम इनका क्या है तो सतीश कुमार, ये नाम याद रखिएगा। ये आज के साथ आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि भी वर्ष 2024 का जो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार है ये किसे दिया गया है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। और एक बात तो साथियों, अब से आपको ये जो करंट अफेयर्स की क्लास है ये डेली सुबह में 7 बजे मिलेगी। तो आप लोग डेली सुबह में 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास से जुड़ना मत भूलिएगा। और इस क्लास की जो PDF है ये आप सभी रिवीजन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।